1.41। ठीक है, तो 3/1.41। ठीक है, अब देख लो इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है। 300/141 कितना होता है? देखो, 300 डिवाइड बाय 141 कितना? 2.7, 2.127, 2.127, और इसका रूट ले लो 1.45, देख लो क्या है। ठीक है, 27, 28, 28 नहीं, अच्छा 28 बताना है। एट एनटीपी द आरएमएस वेलोसिटी ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज, निकालना है। तो ये तो याद होना चाहिए आपको ना, 19 के समथिंग है ना। तो लेकिन दो ऑप्शन पड़ रहे हैं, तो देख लो। चलो देख लो। वी आर एम एस इक्वल्स टू, ठीक है, कहां पर पूछ रहे हैं? एनटीपी पर। तो आपको प्रेशर भी दिया उनने एनटीपी का, और डेंसिटी भी दी है, तो आप इसी से निकाल लो डायरेक्ट, 3p/रो से। तो 3, और p की वैल्यू एग्जैक्ट सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि दो ऑप्शन बहुत, मतलब ऑप्शंस में ज्यादा गैप नहीं है ना, वरना हमें इसका डायरेक्ट आंसर याद था, पता है, 1980। लेकिन 1980 के करीब दो ऑप्शन है, जो ऑप्शन है वो आंसर ही नहीं दे रहे, है ना। इसका आंसर लगभग 1900 लगभग कुछ आता है, तो 1900 तो दो ऑप्शन पास में पड़ रहा है उसके, सी और डी। तो इसलिए आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। डेंसिटी कितनी दी गई है? 0.09। ठीक है, ये दो जीरो, ये तीन जीरो, तो नीचे एक जीरो रह जाएगा, सही है। और फिर 3 3 जा 9, एक जीरो वहां पे कैंसिल आउट कर दो, 1013/3 इंटू 10⁴। 10⁴ का 10⁴ बाहर आ जाएगा, इधर बताना कितना बच रहा है ये। 1013/3, 336, इसका रूट लो। 18 पॉइंट, है ना, और दो जीरो से ये हटा दो 10⁻²। ठीक है, तो 8, तो सी ऑप्शन लगभग आंसर आ जाएगा। चलो 31 पे आ जाओ, लिखते जाना जिसका जो डाउट है। The RMS velocity of the molecules in a gas at 27 is 300. The RMS velocity of molecule in the same gas at 927, इसमें क्या डाउट है भाई? तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √T। तो 300/V2 निकालना है, और T1 कितना है? 300/1200। ये कैंसिल आउट, 3 4 जा 2 बाहर आ जाएगा, तो 600 आ रहा है, बी ऑप्शन। 36, velocities of three molecules 2 3 4, ratio of mean to RMS। देखो क्या पूछा गया, मीन अपॉन आरएमएस, है ना। और हमें पता है आरएमएस वेलोसिटी सबसे, तो ज्यादा से कम में डिवाइड करोगे तो लेस देन वन ही निकलेगा, है ना। चलिए 37, 5 मॉलिक्यूल्स, इसमें पूछा गया रेशियो ऑफ आरएमएस टू एवरेज। तो आरएमएस पहले निकाल लो और फिर एवरेज निकाल लो। ये क्वेश्चन शायद क्लास में भी किया था क्या? तो आरएमएस निकालो। तो 100 + 400 + 900 + 1600 + 2500 अपॉन 5, कितना आ रहा है?
5000 आ रहा पूरा सॉल्व हो गया रूट में। हाँ। अरे पूरा कितना आ रहा है सॉल्व हो के? बहुत गधे हो। 2000, 3000, 5500, ये आ गया 1100। इसका निकालो रूट कितना होता है। 10√11। ठीक है। चलो अब क्या निकालना है? एवरेज। एवरेज निकालना है ना। हम्म। तो एवरेज 10, 20, 30, 60, 100, 150। 150/5, 30। डिवाइड किया, रेशियो निकाला, तो √11/3। सही है। सही है। अब √11 को अपन लगभग 3 पॉइंट समथिंग लिख सकते हैं। बोलो। है ना। 3.2 लिख लो। ठीक है। या 3.4 समथिंग लिख लो। डिवाइड बाय 3। ठीक है। और इसको आप डिवाइड कर सकते हो। तो क्या आएगा? 1 पॉइंट समथिंग/1। तो ऐसा आंसर केवल ए ऑप्शन है। ये option। एक क्वेश्चन बोनस कर लेना बस। चलिए। चलो आगे बढ़े। तो अपना केटीजी खत्म हो गया है ना। आपके पीवाई क्यू आपने लगा लिए? हो गए सारे? कितने लोगों ने पीवाई क्यू खत्म कर दिए? कल चेक करेंगे पीवाई क्यू। ठीक है। कल क्या करेंगे? पीवाई क्यू चेक करेंगे। सी नीट के। ठीक है। चलिए। हेडिंग डाल लो, एक दो पेज छोड़ के अगले चैप्टर का नाम। थर्मोडायनेमिक्स। एक दो पेज छोड़ दो ऐसे ही। आपको कोई पीवाई क्यू अच्छा लगे तो लिख लेना। कभी कोई क्वेश्चन अच्छा मिले तो लिख लेना। अगले चैप्टर का नाम डालो, थर्मोडायनेमिक्स। कल कहाँ थे तुम लोग? क्यों? तुम? हाँ। लिख गया। चलिए। तो चैप्टर का नाम है थर्मोडायनेमिक्स।
चलिए, तो थर्मोडायनेमिक्स में सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं। आपको हमने हीट और वर्क के बारे में बताया था एक दिन। बताया था क्या? चलो, आपका केमिस्ट्री में भी थर्मोडायनेमिक्स चल रहा है? खत्म हो गया? चलो, हेडिंग डालो। पहले सुन लो। हम आपको दो शब्द समझा रहे हैं, हीट और वर्क। तो तुला माहिती का तो हीट काय आहे, वर्क काय आहे? माहिती का तुला? हाँ? कैसे नहीं पता? जब बता दिए तो कैसे नहीं पता? वर्क नहीं पढ़ा क्या तुम लोगों ने, क्या होता है? तो फिर कैसे नहीं कर दिया नहीं? क्या होता है वर्क? वर्क क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क क्या होता है? और हीट क्या होता है? फ्लो ऑफ एनर्जी। तो दोनों ही क्या है? दोनों ही एनर्जी के अलग अलग रूप हैं। समझ रहे हो? बस फर्क इतना है दोस्त, ये जो हीट है ना, इसको एनर्जी का रैंडम फॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? और वर्क को बोला जाता है एनर्जी का सिस्टेमेटिक फॉर्म। समझे? तो हीट जो है वो है एनर्जी का रैंडम फॉर्म, है ना? क्योंकि कभी भी हीट पूरा 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसीलिए उसको रैंडम बोला जाता है। वो तितर बितर रहती है ना? थोड़ी बहुत हीट लॉस हो ही जाती है, वो कभी भी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पाती। जबकि वर्क एनर्जी के एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो जाता है ना? वर्क को अपन 100% हीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? लेकिन हीट कभी भी 100% वर्क में कन्वर्ट नहीं हो सकती, इसीलिए हीट को क्या बोला जाता है? रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। और वर्क को सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन है दोनों एनर्जी ही। दोनों क्या है? एनर्जी ही है। लिख लो। तो पहले हीट लिख लो। पहले हीट के बारे में लिखो। हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट क्या है? रैंडम फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगला पॉइंट लिख लो इसी में, 100% ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इन वर्क डन। हीट का 100% वर्क डन में कन्वर्ट ना ही हो सकत। 100% ऑफ हीट कैन नॉट बी कन्वर्ट इन वर्क डन। चलो, वर्क डन में लिखो। अच्छा, ये भी लिख लो, हीट में ये फ्लो ऑफ एनर्जी है। क्या है ये? फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। अब वर्क, वर्क डैश लगाओ। सिस्टमेटिक फॉर्म ऑफ एनर्जी।
ये फॉर्म ऑफ एनर्जी दोनों का अंडरलाइन करो, ताकि आपको क्लियर नजर आए कि दोनों ही क्या है, एनर्जी है ना। अगला पॉइंट लिखो वर्क में। 100% वर्क कैन बी कन्वर्ट इनटू हीट। 100% वर्क आपका हीट में कन्वर्ट हो सकता है। अगला पॉइंट, ये क्या है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क क्या होता है, चलिए। ठीक है, तो थर्मोडायनेमिक्स में अपन यहाँ पे सिस्टम देखते हैं, है ना, क्या देखते हैं, सिस्टम सबसे पहले, है ना। तो सिस्टम किसको बोला जाता है यहाँ पे, गैस को। किसको बोला जाता है, गैस और कंटेनर को ये कॉम्बिनेशन है ना। गैस प्लस कंटेनर इज इक्वल्स टू सिस्टम। क्लियर है, इज इक्वल्स टू सिस्टम। और उसके सराउंडिंग जो एटमॉस्फियर है जो भी है वो क्या है, सराउंडिंग उसका, है ना। और कंटेनर की दीवारें बाउंड्री कहलाती। ठीक है, तो ये जो सिस्टम है ना, ये 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो पहला है ओपन सिस्टम। कौन सा, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड। तो ओपन, पहले क्लोज को समझ लो। तो क्लोज सिस्टम ऐसा होता है, जिसमें से ऐसा सिस्टम जिसमें सराउंडिंग और गैस के बीच में हीट भी, सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में हीट भी एक्सचेंज होती रहे। और तो हमने कौन सा बोला था पहले, कौन सा समझा रहा है, क्लोज। हाँ, तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट तो एक्सचेंज होती रहे, लेकिन मैटर एक्सचेंज ना हो। जैसे चाय में आप, कप में आप चाय रख दो, तो थोड़ी देर बाद कप क्या हो जाता है, चाय ठंडी, लेकिन चाय बनी उतनी रहती। तो मैटर एक्सचेंज हुआ क्या, केवल क्या हुआ, हीट, है ना। सिमिलरली ओपन सिस्टम की बात करें, तो जिसमें मैटर भी एक्सचेंज हो जाए सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, और हीट भी एक्सचेंज हो जाए। जैसे आप पानी एक बाउल लो और उसमें पानी रखो, और गैस पे गर्म करने को रख दो, तो हीट तो एक्सचेंज होगी ही, क्योंकि पानी गर्म होगा, है ना। लेकिन ज्यादा करोगे तो थोड़ी देर बाद वो पानी उड़ जाएगा, तो मैटर भी खत्म हो गया, है ना। तो ऐसा सिस्टम जिसमें हीट भी एक्सचेंज होती हो और मैटर भी एक्सचेंज होता हो। और आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें ना तो हीट एक्सचेंज होती हो ना, जैसे मिल्टन की बोतल अपन एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं ना। अगर आज गर्म पानी उसमें भर के रख दो तो कई साल, 1-2 साल तो रखा रहेगा, मेरे ख्याल से रखा रहेगा क्या, 1-2 महीने। नहीं तो तुम गधे हो, 1-2 महीने तो हम नहीं देखा है, आराम से रखा रहता है। नई बोतल खरीद के लेके आओ, गर्म पानी भर के रख दो, गर्म का गर्म बना रहता है। समझ रहे हो, अच्छी मिल्टन की बोतल लेके आओ, नकली मत लाना। ठीक है, तो उसको आप क्या बोल सकते हो, आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है, लोग, तो वो क्या है, गर्म का गर्म बना रहेगा, या ठंडा भर दोगे तो ठंडा का ठंडा बना रहेगा। सही है। आप ये सोचो, 1 महीना कोई बड़ी बात नहीं, हम यहाँ से जब जाते हैं घर, तो अपने बच्चे के लिए मिल्टन की बोतल में गर्म दूध लेके जाते हैं, और उसको रास्ते में उसमें पाउडर वाउडर मिला के, अब आपके भी बच्चे होंगे तो आप करोगे ये सब, तो उसमें और चम्मच से घुमा के गर्म पानी, क्योंकि वहां पे गर्म करने की व्यवस्था नहीं है, तो वो गर्म मिल्टन की बोतल से गर्म दूध निकालते हैं और उसमें पाउडर मिला के जो भी है उसका, उसको खिला देते हैं। तो मिल्टन की, और गजब की बात यह है कि मेरे घर हम यहाँ से 26 घंटे में पहुंचते हैं, और 26 घंटे तक वो खोलता हुआ दूध खोलता हुआ ही बना रहता है उस मिल्टन की बोतल में, जरा भी उसमें फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हो, तो पॉसिबल है कि उसमें 1-8 महीने चल जाएगा मेरे ख्याल से। और जब 1-8 महीने चल रहा है तो मेरे ख्याल से तो वो लाइफ टाइम ही चल जाएगा। ठीक है, चलो, तो टाइप ऑफ सिस्टम समझ में आ गए, बोलो, कौन कौन से हैं।
तो समझाओ क्लोज का सिस्टम कैसा होता है जिसमें हीट ट्रांसफर होती हो लेकिन मैटर उतना का उतना ही बना रहता है ना। और एक आध एग्जांपल आप लोग बताओ। सोचो। जिसमें हीट ट्रांसफर हो रही हो बट मैटर ट्रांसफर ना हो रहा हो। माइते का दूल्हा। है। माइते का दूल्हा। है। अरे बहुत सारे एग्जाम्पल है सर। जैसे अपन कुछ भी मान लो कोई कुछ भी चीज गर्म कर रहा है जैसे फॉर एग्जाम्पल दूध गर्म कर रहे हैं। है ना। दूध गर्म कर रहा है तो दूध कम हो जाता है क्या गर्म करते तो। अगर अगर आपका दूध बस बाहर नहीं निकलना चाहिए ना तो आपका दूध गर्म भी हो जाता है और उतना का उतना ही बना रहता है। कम हो जाता है क्या। तो नकली दूध लेके आते हो तुम लोग। पानी मिला हुआ। पानी मिला हुआ दूध कम होता है। असली दूध कम नहीं होगा। हाँ। तो जिन लोगों का दूध कम हो रहा है वो ढक्कन बंद करके गर्म किया करो। तो पानी बाहर नहीं उड़ पाएगा। बरका। बरका। अच्छा। वो कमर सेकने वाला वो आपने देखा वो गरम गरम लिक्विड भरा रहता है उसमें। उसको देखो वो गर्म हो जाता है लेकिन उसका लिक्विड कभी कम होता है क्या। है ना। तो ऐसा कुछ भी सोच लो। है ना जो आपके मन में आए उल्टा सीधा कुछ भी। चलो। अरे अब बताओ ओपन सिस्टम क्या होता है। हीट भी एक्सचेंज हो जाए और तो ये तो आप लोग बड़ा इजीली बता दोगे। बताओ। पानी गर्म करना। और आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें दोनों ही एक्सचेंज हो जाए ना तो हेडिंग डाल लो चलो। है। हाँ दोनों एक्सचेंज ना हो। हेडिंग डालो। ये डायग्राम बनाओ पहले। ये डायग्राम बनाओ। जल्दी। नया चैप्टर है। कसम खाओ तो अच्छा हो जाएगा। और ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो उड़ जाएगा। और गारंटी यहाँ से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा कहीं नहीं गया आपका एक क्वेश्चन। और एकदम इजी सा क्वेश्चन आता है भैया। पी वाई क्यू सॉल्व करोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा। तुम हेडिंग क्यों नहीं डाल रही डायग्राम क्यों नहीं बना रही। बनाओ। अनुष्का जी। वेदश्री। आई क्या वेदश्री। कल क्यों नहीं आई थी। अनुष्का का मतलब क्या होता है। अनु उसका। अणु। अणु परमाणु जानती है? अणु परमाणु। अणु उसका। अणु उसका। और वर्का। बढ़िया सा। गर्मी लग रही क्या वर्का। ले लोगा। हेडिंग डालो टाइप्स ऑफ सिस्टम।
टाइप ऑफ सिस्टम। डाल दी हेडिंग। अब इसमें लिखो पहला, क्लोज सिस्टम, और उसके आगे लिख लो सीधे सीधे, हीट एक्सचेंज बट मैटर नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। हीट एक्सचेंज बट मैटर नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। तुम कितने दिन बाद आई? 24 दिन बाद? 24 दिन में तो तुम तो शादी वादी थी क्या? बीमार थी क्या? ये 24 दिन की छुट्टी तो शादी वादी पे ही ली जाती खुद की। है? निपटा दिया घर वालों ने? चलो। ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम के आगे लिखो, हीट एंड मैटर बोथ कैन बी एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। आइसोलेटेड सिस्टम, neither heat nor matter can be exchanged between system and surrounding. Neither heat nor matter। चलिए। ठीक क्या? अरे ओ, लिख गया। आइसोलेटेड भी लिख लो। और 10-12 दिन बाद लगता है जैसे आंखों का लुब्रिकेंट खत्म हो गया, फ्रिक्शन हो रहा है आंखों में, सूख गई। हम्म। सब डाल लेते, कुछ नहीं होता। तो ऐसा लगता है आंखें बंद करके सो जा। आंखें बंद कर लो ऐसा लगता है, लेकिन आंखें बंद करते तुरंत नींद आ जाती। बेशक खड़े हो या लेटे हो, अगर खड़े खड़े भी आंखें बंद कर लेना तुरंत नींद आ जाती। चलिए। लिख गया। अगली हेडिंग डाल लो, वर्क डन बाय गैस। वर्क डन बाय गैस। अच्छा एक काम, अच्छा हाँ पहले हेडिंग डालो, वर्क डन बाय गैस। चलो। तो देखो यहाँ पे जरा, तो देखो, ये कंटेनर है, ये क्या है? और इस कंटेनर में गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है? ध्यान से सुनना। और कंटेनर पे एक पिस्टन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है? ठीक है।
अब कंटेनर में जो गैस मॉलिक्यूल भरे हुए हैं वो इस पिस्टन के ऊपर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे कि नहीं, और बदले में पिस्टन को शिफ्ट कर देंगे कि नहीं। और उसी टाइम पे सराउंडिंग किधर फोर्स लगा रहा होगा, नीचे की तरफ। सराउंडिंग कहाँ फोर्स लगा रहा होगा, है ना। लेकिन मान लो गैस के मॉलिक्यूल्स ने जोर से फोर्स लगा दिए और पिस्टन कहाँ शिफ्ट हो गई, ऊपर की तरफ। तो कौन जीता, सराउंडिंग जीता कि गैस जीती, गैस जीत गई। और अपन पढ़ भी रहे वर्क डन बाय गैस। अच्छा, तो अपन को वर्क डन पढ़ना, तो वर्क डन क्या होगा, एफ इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। पिस्टन का एरिया मान लो ए। अब अपन यहाँ पर जो ये पढ़ते हैं ना वर्क डन, सॉरी हाँ वर्क डन, तो गैसेस में जनरली आपको हमने बताया था फोर्स कम चलता है, फोर्स का प्रचलन कम है कि गैस ने कितना फोर्स लगाया। जनरली कौन क्या पूछा जाता है, प्रेशर। तो इसलिए अपन फोर्स को क्या लिख सकते हैं, प्रेशर इंटू एरिया। और एरिया इंटू लेंथ ये बन जाता है वॉल्यूम। तो प्रेशर इंटू, और चेंज हो रहा ना लेंथ, इसलिए डीवी। तो ये आपका वर्क डन का फॉर्मूला है, पीडीवी। क्या है फॉर्मूला, लिखना नहीं किसी को, क्या है फॉर्मूला, इस चैप्टर का बेस है, समझ रहे हो, इस चैप्टर की जान है ये फॉर्मूला। देख लो क्या है वर्क डन का फॉर्मूला, पीडीवी। क्या है, बस पीडीवी पीडीवी याद रख लेना, डब्ल्यू भूल जाना आगे का। फिर एग्जाम में सोचना क्या था ये पीडीवी है। हैं? हाँ तो पूरा फॉर्मूला बोलेंगे, वर्क डन इक्वल्स टू फिर पीडीवी। चलो, अच्छा, तो पी और वॉल्यूम, पी और चेंज इन वॉल्यूम, यहाँ पे क्या हो रहा है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। मल्टीप्लाई का मीनिंग आपको क्या सिखाया गया है, इंटीग्रेशन, है ना। तो प्रेशर का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। चलो अब बोलो वर्क डन का फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ प्रेशर विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन का ग्राफिकल मीनिंग आपको क्या सिखाया गया है, एरिया अंडर दी कर्व, है ना। तो जब भी आपको पी और वी का कर्व दिया जाए, किसका, और आपसे क्या पूछा जाए, वर्क डन, तो आप उस कर्व के नीचे का वॉल्यूम एक्सिस पर क्या निकाल देना, एरिया। वही वर्क डन बाय गैस होगा। समझ रहे हैं। तो आपके दो टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे क्या हो चुके हैं, निपट चुके हैं। एक्चुअली तीन टाइप के, है ना। एक टाइप का तो कैसा कि आपको डायरेक्ट प्रेशर दिया जाएगा और दो वॉल्यूम दिए जाएंगे कि आपका वॉल्यूम यहां से यहां चेंज हो गया, समझ रहे हो। तो आप क्या करोगे, प्रेशर इनटू फाइनल वॉल्यूम माइनस, और खत्म, आपका आंसर आपके कदमों में। कम ऑन इंडिया, कर लो दुनिया मुट्ठी। प्रेशर दिया गया होगा और चेंज इन वॉल्यूम आप निकाल लोगे और आपका आंसर आपके पास। दूसरा, दूसरे टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा, आपको इक्वेशन दी जाएगी, 3v² + 2v, बताओ वर्क डन कितना है, तो लिमिट लगा के मान लो, जो भी होगा कहाँ से कहाँ तक का वर्क डन पूछ रहा है, लिमिट लगा के क्या कर देना, इंटीग्रेट। तीसरा, आपको ग्राफ दिया जाएगा पी और वी का, किसी और का ग्राफ आया तो फिर मत करना, एरिया अंडर द कर्व केवल कब निकालना है, जब पी और वी का ग्राफ हो, समझ रहे हो। हाँ, तो जो भी ग्राफ दिया जाए उसका क्या निकाल देना, एरिया अंडर दी कर्व, कि उसने वॉल्यूम एक्सिस पर कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, वही एरिया किसके बराबर होगा, वर्क डन के। तो तीन टाइप के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनेंगे। क्लियर है। और बहुत शानदार फॉर्मूला है ना। इस पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूले की बहुत वैल्यू है ना, बहुत सारी जगह घुसेगा ये। समझ में आ गया, ये वर्क डन का डेरिवेशन समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, एक गैस को हमने क्या करा, वैक्यूम में छोड़ दिया, कहाँ छोड़ दिया, तो उसके द्वारा कितना वर्क डन किया जाएगा, क्यों, क्योंकि वैक्यूम में, जैसे मान लो ये गैस रखी है ना, और आप पिस्टन हटा दोगे तो वैक्यूम में फैलने लगेगी, है ना। तो वैक्यूम में उसका कोई अपोज करने वाला
है ही नहीं, है ना। तो उसको फैलने के लिए कोई फोर्स वगैरह लगाने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। तो इसीलिए उसके द्वारा किया गया वर्क डन क्या रहेगा वहां पे, जीरो, है ना। ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, आप सबको पता है सडन प्रोसेस कौन सी होती है, कौन सी होती है, पढ़ा है एडियाबेटिक। एडियाबेटिक प्रोसेस जो है वो कैसी प्रोसेस है, सडन, जो अचानक से होती, जैसे टायर का बर्स्ट होना, साउंड का ट्रेवल करना। नहीं पढ़ा क्या, इतना नहीं पढ़ा क्या केमिस्ट्री में, इतना अच्छा, इतना नहीं पढ़ा क्या, ऊपर ऊपर से ही पढ़ लिया क्या, बस डेल्टा क्यू जीरो बस, और निपट गया। तो बहुत आपने अभी तो कुछ नहीं पढ़ा उसमें, है ना। चलिए, तो दोस्त ये जो एडियाबेटिक प्रोसेस होती है ना, बाद में ही बताएंगे, अभी हम बता ही नहीं रहे उसको। हाँ, ये समझ में आया आपको। तो वर्क डन का फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है। तो गैस जब फोर्स लगा के पिस्टन को खिसका दे, और हमेशा याद रखना उसी टाइम पर सराउंडिंग भी फोर्स लगा रहा है, लेकिन जीता कौन, और उसके चक्कर में उसका वॉल्यूम क्या हो गया, गधे हो, कम, वॉल्यूम क्या हो गया, बढ़ गया। तो इसलिए और वॉल्यूम बढ़ गया तो चेंज कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो इसलिए वर्क डन बाय गैस हमेशा क्या लिया जाता है, पॉजिटिव। समझ रहे हो। अच्छा, अगर सराउंडिंग जीत गया तो वो पिस्टन को कहाँ खिसका देगा, और वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम। और अब डीवी क्या होगा, नेगेटिव। तो वर्क डन नेगेटिव। तो वर्क डन ऑन सिस्टम क्या लेते हैं अपन, नेगेटिव। दो साइन है, वर्क डन बाय सिस्टम और वर्क डन ऑन सिस्टम, है ना। तो वर्क डन जब जब बाय सिस्टम होगा, तो अपन ऐसा मान के चलते हैं कि सिस्टम और सराउंडिंग दोनों में लड़ाई हुई, किसके, और लड़ाई कहां पर हुई, पिस्टन के ऊपर, है ना। और सिस्टम ने खिसका दिया, तो ये वर्क डन बाय गैस बोला जाता है। और अगर सराउंडिंग ने पिस्टन नीचे खिसका दी तो ये वर्क डन ऑन गैस बोला जाता है। क्लियर है। जब भी सिस्टम वर्क करेगा तो अपन ऐसा मानते हैं कि पिस्टन ऊपर चली गई और वॉल्यूम बढ़ गया, और जब सराउंडिंग वर्क करता है तो अपन ऐसा मानते हैं पिस्टन नीचे चली गई और वॉल्यूम कम हो। क्लियर है। तो वो साइन कन्वेंशन तो हम लिखा ही देंगे। तो कुल मिला के ये फॉर्मूला याद हो गया, उस फॉर्मूले के तीन मतलब याद हो गए। दिख रहा है कंटेनर, गैस दिख रही पर्पल कलर की, फोर्स लग रहा है ब्लू कलर का, पिस्टन दिख रही है येलो कलर की, कंटेनर दिख रहा है व्हाइट कलर का, फोर्स लगा के कहाँ किसका दिया, ऊपर, कितना, dx, है ना। तो कितना वर्क डन हुआ, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और फोर्स को क्या लिख दिया, प्रेशर इंटू एरिया, और एरिया इंटू डीएक्स को क्या लिख दिया, डीवी। तो आपका वर्क डन का फॉर्मूला आ गया पीडीवी, और वॉल्यूम की लिमिट लगा लो और इंटीग्रेट कर। क्लियर है। तो वर्क डन का मतलब क्या हो गया, एक तो यहां से क्वेश्चन आएगा पीडीवी से, दूसरा इंटीग्रेशन ऑफ पी विद रिस्पेक्ट टू वी, और दूसरा एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी, ऑन, ऑन कौन से एक्सिस पर, वॉल्यूम एक्सिस पर। प्रेशर एक्सिस पर मत निकाल देना एरिया, कौन से एक्सिस पर। कभी कभी उल्लू बनाने के लिए वो वॉल्यूम को यहाँ लिख देते हैं, प्रेशर को यहाँ, तो फिर यहाँ पर एरिया निकालोगे, जो चेंजेबल है, और चेंज कौन हो रहा है यहाँ पे, वॉल्यूम। तो उसी के एक्सिस पर निकाला जाता है वर्क डन। क्लियर है। लिखेंगे, चलो, वर्क डन बाय गैस, डायग्राम बनाओ। क्या, वर्क डन बाय गैस, दिख रहा है, मूवी लगाए क्या, कौन सी। हम्म।
वर्क डन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन वॉल्यूम। बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। कंडीशन, उस फॉर्मूले में बाकी लोग जो आ रहे हैं वो क्या होने चाहिए, कांस्टेंट। कोई भी किसी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली है, ये डिपेंड करता है, बाकी लोग कांस्टेंट। अब अगर चेंज इन वॉल्यूम आपका बढ़ रहा है, वॉल्यूम में चेंज क्या होता जा रहा है, ज्यादा, लेकिन मान लो प्रेशर क्या होता जा रहा है, तो क्या है, सब खत्म। फिर आप ना डायरेक्टली बोल पाओगे ना इनवर्सली बोल पाओगे, क्योंकि वो जितना बढ़ रहा है वो उतना कम हो रहा है ना। वर्क डन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हाँ उस केस में नहीं होगा, क्योंकि एक बढ़ रहा है और दूसरा कम हो रहा है, तो उसका इफेक्ट ही नहीं आ पा रहा, है ना। ठीक है। अपन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल कब बोलते हैं, जब बाकी लोग क्या हो, कांस्टेंट होने चाहिए उसमें, है ना। तब आप किसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल पाओगे। देखो जल्दी। देखो जल्दी। और लग रहा है मेरी आंखें गई यार, ऐसा लग रहा है अंधे हो जाएंगे बच्चे। सब नहीं, एक्चुअली हमें लग रहा है स्क्रीन की वजह से हो रहा है सब कुछ। लिख गया। क्या, ये आगे लिखो। जल्दी लिख लो।
गया। चलिए हेडिंग डालो, नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन। तो आप जितना आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है उससे कई गुना ज्यादा आपने फिजिक्स में पढ़ना, आपको थर्मोडायनेमिक्स है ना। वो तो कुछ नहीं, ऊपर ऊपर से उड़ा देते हैं। यहाँ पे अपन को पूरी डुबकी लगानी है। तो नेचर ऑफ वर्क डन। अब अपन वर्क डन के नेचर के बारे में पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? कि उसका कब पॉजिटिव नेचर होगा, कब निगेटिव नेचर होगा, और कब जीरो, है ना। तो ध्यान से देखो, वर्क डन का फॉर्मूला क्या है? पीडीवी क्या है? तो सब कुछ चेंज इन वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अगर चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव है तो वर्क डन भी। और चेंज इन वॉल्यूम पॉजिटिव कब होगा? जब वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, मतलब वर्क डन बाय द गैस। और चेंज इन वॉल्यूम अगर निगेटिव होगा तो वर्क डन भी कब होगा? ऐसा जब वॉल्यूम कम होगा। और अगर वॉल्यूम कभी भी क्वेश्चन में कांस्टेंट दिख जाए, आंख बंद करके वर्क डन जीरो टिक कर देना। क्यों? क्योंकि चेंज हो ही नहीं रहा। बात समझ रहे हो? तो आपका वर्क डन का नेचर केवल किस पे डिपेंड करता है? चेंज इन वॉल्यूम पे। देख लो, वॉल्यूम बढ़ रहा है तो डीवी पॉजिटिव तो वर्क डन पॉजिटिव, वॉल्यूम कम हो रहा है तो डीवी निगेटिव तो वर्क डन निगेटिव, वॉल्यूम कांस्टेंट तो डीवी जीरो तो वर्क डन भी जीरो। तो वर्क डन का नेचर पहचानना कोई बड़ी बात नहीं है अपने लिए। जैसे आपको देखो छोटे छोटे क्वेश्चंस कराएंगे इस थर्मोडायनेमिक्स में, क्वेश्चंस करते समय एक चीज है एरो, प्रोसेस का एरो। देखो एक पीवी ग्राफ दिया गया है, उसमें प्रोसेस जो है ए से स्टार्ट हुई और बी की तरफ जा रही है। ये कैसे पता चल रहा है? वो एरो देख के। अगर ये एरो क्वेश्चन में नहीं हुआ और आपसे क्वेश्चन में बोला नहीं गया है कि प्रोसेस कहाँ से चालू होकर कहाँ गई, तो वो क्वेश्चन आपके लिए बोनस होगा। समझ रहे हो? क्योंकि इस एरो के बिना ये क्वेश्चन अधूरा है। समझ रहे हो? ये एरो हमें ये बताएगा कि प्रोसेस कहाँ से चालू हुई है और कहाँ गई है। तो आप बताओ, ये प्रोसेस ए से बी की तरफ गई तो इसका वॉल्यूम कितना बढ़ गया कि कम हो गया? बढ़ गया। वॉल्यूम बढ़ गया, इसका मतलब चेंज इन वॉल्यूम कैसा है? पॉजिटिव, मतलब वर्क डन पॉजिटिव है। हम वर्क डन निकालना नहीं सीख रहे हैं, अभी केवल क्या देख रहे हैं? नीचे, है ना। सिमिलरली इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है बताओ? वॉल्यूम कम हो रहा है एक्स से वाई की तरफ, है ना। तो डीवी नेगेटिव, वर्क डन क्लियर है। इस क्वेश्चन में अगर बात करें तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, जितना ए पर है उतना ही बी पर है, दोनों जगह वॉल्यूम क्या है? सेम। तो चेंज क्या है? जीरो। तो वर्क डन जीरो। तो इस तरीके से अपन टीचर पे चलो। क्लियर है? अच्छा, तो जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन में कैसा है? नेगेटिव है ना। देखो एक्सिस बदल दी उन्होंने तो कंफ्यूज मत हो जाना। ए से बी आओगे तो देखो वॉल्यूम क्या हो रहा है? घट रहा है ना। तो वर्क डन निगेटिव। ठीक है। सिमिलरली इसमें जीरो, क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है ना। तो इस तरीके से वर्क डन का नेचर बताया जाता है। लिखो जरा, नेचर ऑफ वर्क डन और ये लिखो। हाँ, इसमें कौवा कुछ छुपा है? कुछ है क्या कौवे का आज? हैं? ये जो हमने सुना ना, वही लोग सबके आधे उस दिन कुछ स्पेशल होता है उनके बारे में। कौवा छपा है और ये कोई व्यक्ति का छपा है। हाँ, कल लिख तो लो। सबसे पहले झूठ बोलने पे इसी को काटा था क्या? जल्दी लिखो।
हाँ, ये ऊपर का लिख क्या पूरा नेचर? जल्दी लिखो। लिख लिया? ये एग्जाम्पल लिखो सारे। एग्जाम्पल 1 2 3। लिख गया? पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा हो गया। तो इस तरीके से वर्क डन का नेचर पहचानते हैं। क्लियर है? तो आज के लिए आपका होमवर्क यही है कि PYQ खत्म करके लेके आए नीट के, है ना, KTG के। इस सैटरडे के टेस्ट में आपका थर्मोडायनेमिक्स रहेगा।
ना, और बहुत कुछ हो जाएगा थर्मोडायनेमिक्स में, इसलिए इस सैटरडे तक आपको थर्मोडायनेमिक्स सब संभालना है अपना। आज ऐसा कुछ है नहीं कि आप इसमें बैठ के पढ़ें, केवल हो सके तो ये वर्कडन वगैरह के फॉर्मूला मन में रिवाइज करें, थोड़ा सोचें। हाँ। क्या? हाँ, ये पीडीएफ तुम लोग बोल देना, वहां जाके वो भेज देंगे आपको। मेरे ही फोल्डर में थर्मोडायनेमिक्स के नाम से पड़ा हुआ है। ठीक है, बस यहीं तक रखेगी। हाँ, ये वाला भी लिखे ना, ये एक एग्जांपल ये वाला लिख लेना बस। बस बाकी सब रहने दो, ऐसे तो बहुत सारे हैं फिर नीचे, ये कल पढ़ाएंगे। हम्म। चलो, देखिए ना। ठीक है। केटीजी के शॉर्ट नोट्स सबने बनाए हैं, उनको अच्छे से रिवाइज करो। इस सैटरडे के टेस्ट में आपका वो भी रहेगा, क्या बोलते हैं, मोलर स्पेसिफिक हीट है ना, सीपी सीवी हीट का फॉर्मूला, उनका रिलेशन है ना, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन। तो आपके लिए नीट के पी वाई क्यू कल दिखाओ, है ना, और परसों के लिए एक और होमवर्क देंगे, ठीक है। तब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। लो वो टारगेट निकालना, होमवर्क दे ही देंगे। हाँ, लिखो जरा। जेई वो सीटी पी वाई क्यू निकालो। नहीं नहीं, केटीजी। केटीजी सीटी पी वाई, ऊपर ही ऊपर रहते हैं। कहाँ है? हाँ, ये 11 12 क्यों आ रहा है? 11 क्यों आ रहा था? चलो सुनो, ये तो थर्मोडायनेमिक्स निकाल दिया, केटीजी निकालो। सुनो जरा, एक ये लास्ट होमवर्क और है केटीजी का मेरी तरफ से, ये भी आपको पी वाई क्यू के अलावा। सुनेंगे जरा? आप सबने सीईटी पी वाई क्यू में टॉपिक नंबर 3.6 लगाया था, 3.7 किया था, 3.8 किया था, अब लास्ट है 3.9 और निपटाना है आपको। क्लियर है? और 3.9 में टोटल 33 क्वेश्चन है, कितने? वो 33 क्वेश्चन और निपटा देना। ठीक है। 3.9 कहाँ लिख रहे हो? यहाँ केटीजी खत्म हुआ वहां लिखो, होमवर्क सीईटी पी वाई क्यू 3.9। ये खत्म करके करना है आपको परसों तक, है ना, 33 क्वेश्चन है। ठीक है। तब तक आपका लोड इधर हम कम रखेंगे, थर्मोडायनेमिक्स आप ये निपटा दो जल्दी से जल्दी। ठीक है। चलो।